जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। देखिए, बाघ यानी टाइगर हमारे इकोसिस्टम की एक महत्वपूर्ण स्पीशीज है, लेकिन शिकार, हैबिटेट लॉस और मानव वन्य जीव संघर्ष के चलते इनकी संख्या पहले के मुकाबले कम हो रही है। 2010 में एक खबर आई थी कि 21वीं सदी तक बाघों की संख्या का तकरीबन 97% खत्म हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन के चलते 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल टाइगर समिट आयोजित की गई थी। इस मौके पर 13 टाइगर रेंज के देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था। इसे T2 यानी टाइगर टाइम्स 2 नाम दिया गया था। इस दौरान की गई सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघ संरक्षण से संबंधित है। 2010 में वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या केवल 3200 रह गई थी। इन 13 टाइगर रेंज देशों में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस शामिल हैं। T/2 वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए CATS यानी कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स योजना को लागू किया गया है। इसे WWF द्वारा तैयार किया गया है। CATS बाघ संरक्षण में काम कर रहे किसी क्षेत्र के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। इसमें बाघों के संरक्षण के प्रबंधन के लिए सबसे बेहतर मानक निर्धारित किए जाते हैं। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाघों के संरक्षण के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रम लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर स्पीशीज कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया अपनी तरह का दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 टाइगर रिजर्व अधिसूचित किए गए थे। इनमें बांदीपुर, कार्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंबोर, सिमलीपाल और सुंदरबन शामिल हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L के तहत NTCA का गठन किया गया है। NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यह एक सांविधिक संस्था है। बीते मन की बात एपिसोड 28 जुलाई को प्रसारित मन की बात एपिसोड में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ संरक्षण के लिए भारत में स्थानीय स्तर पर चलाए जा रहे कुछ जन भागीदारी कार्यक्रमों का जिक्र किया है। इनमें राजस्थान के रणथंबोर का कुल्हाड़ी बंद पंचायत बहुत दिलचस्प है। स्थानीय समुदायों ने खुद इस बात की शपथ ली है कि कुल्हाड़ी के साथ जंगल नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस फैसले से जंगल हरे भरे हो रहे हैं और ये बाघों के संरक्षण के लिए बहुत अहम कदम है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश की नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर बसे चेंचू जनजाति के लोग टाइगर ट्रैकर्स के तौर पर काम करते हैं। साथ ही वे इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की निगरानी भी करते रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में बसे गोंड और माना जनजाति के लोगों ने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम कर लिया है, जिससे बाघों को ज्यादा स्पेस मिल सके। ये सारी कवायदें बाघों के संरक्षण के लिए है, क्योंकि बाघ को इकोसिस्टम की अम्ब्रेला स्पीशीज माना जाता है। अम्ब्रेला स्पीशीज से मतलब है ऐसी स्पीशीज जिनका कंजर्वेशन इकोसिस्टम की अन्य स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए भी जिम्मेदार हो। बाघ के बारे में बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक है। इनमें भी मेल में आमूर टाइगर सबसे बड़ी सब स्पीशीज है और सुमात्रा टाइगर मेल में सबसे छोटी सब स्पीशीज है। फीमेल टाइगर्स अपने मेल काउंटरपार्ट से आमतौर पर छोटी ही होती हैं। इनका लाइफ स्पैन 10 से 15 सालों का होता है। टाइगर्स का जेस्टेशन पीरियड 100 दिन का होता है। इसके अलावा जैसे इंसानों में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वैसे ही टाइगर्स की बॉडी पर स्ट्राइप्स होती हैं, जो कि हर टाइगर के लिए यूनिक होती हैं। टाइगर्स की काउंटिंग इन्हीं स्ट्राइप्स के जरिए होती है। यह भी ध्यान रखिए कि वैसे टाइगर एक एकांत प्रिय जानवर है, लेकिन वे अपने क्षेत्र को यूरिन और मल के जरिए कुछ दिनों या हफ्तों तक चिन्हित करते हैं, जिससे अन्य बाघों को पता चल सके कि उस क्षेत्र में कोई बाघ है। IUCN की रेड लिस्ट में इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है। निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। वेनेजुएला के नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल के मुताबिक निकोलस मादुरो को 51% वोट हासिल हुए। इन रिजल्ट्स पर अविश्वास केवल वेनेजुएला के विपक्ष द्वारा नहीं जताया जा रहा, बल्कि USA द्वारा ही चुनावी रिजल्ट्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। USA की माने तो रिजल्ट्स वेनेजुएला के लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपको बताते हैं कि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व मौजूद हैं। एक वक्त पर यह देश लैटिन अमेरिका की सबसे एडवांस इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन जब से निकोलस मादुरो सत्ता में आए, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। देखिए, वेनेजुएला की इकोनॉमी में ऑयल की बड़ी भूमिका है। ऑयल की कीमतें गिरी, हाइपर इन्फ्लेशन 1,30,000% से ज्यादा हो गई।
इससे सामाजिक अशांति बढ़ गई और लोगों ने बड़े स्तर पर पलायन करना शुरू किया। ज्योग्राफी की बात करें तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है। ओरिनोको नदी इस देश को विभिन्न टोपोग्राफी और अलग अलग जलवायु में विभाजित करती है। लेक माराकाइबो वेनेजुएला में ही स्थित है। यह देश अपनी सीमा ब्राजील, गुयाना और कोलंबिया से साझा करता है। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल फॉल वेनेजुएला में है। नीति आयोग ने विजन फॉर विकसित भारत एट 2047 एन अप्रोच पेपर जारी किया है। इस पेपर के मुताबिक भारत को 2047 तक 18,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय के साथ 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करना होगा। इन आंकड़ों के साथ ही भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा। इसके लिए जीडीपी के आंकड़ों में 9 गुना और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में 8 गुना की वृद्धि करनी होगी। इस पेपर में विकसित भारत की परिभाषा का भी जिक्र किया गया है। विकसित भारत से मतलब एक ऐसे भारत से है जिसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और संस्थागत विशेषताएं इसे एक समृद्ध विरासत वाले विकसित राष्ट्र के रूप में एस्टैब्लिश करेंगी, जो ज्ञान के अग्रिम मोर्चे पर कार्य करने में सक्षम होगा। पेपर की माने तो विकसित भारत विकसित देशों के सभी मानकों पर खरा उतरेगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एक उच्च आय वाले देश की सालाना प्रति व्यक्ति आय 14,005 यूएसए डॉलर से ज्यादा होती है। भारत 2047 तक उच्च आय वाले देशों की सूची में शामिल होने का लक्ष्य रखता है। गौरतलब है कि 2047 तक भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस पेपर के मुताबिक भारत को मिडिल इनकम यानी मध्यम आय के ट्रैप से निकलने की जरूरत है। पेपर में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है जिनका समाधान करने की जरूरत है। इनमें विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स में क्षमताओं को उन्नत करना, ग्रामीण और शहरी आय के बीच के अंतर को पाटना जैसी कुछ संरचनात्मक चुनौतियां शामिल हैं। पेपर में कहा गया है कि भारत को ऊर्जा, सुरक्षा, पहुंच यानी एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है। पेपर की माने तो भारत इतिहास में उस मोड़ पर है जहां से 21वीं सदी भारत की हो सकती है। भारत में इतनी क्षमताएं हैं कि उसकी वैश्विक स्तर पर एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा पूरी हो सकती है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। वहीं कुछ राज्यों में राज्यपालों को रीशफल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं सीपी राधाकृष्णन जो पहले झारखंड के राज्यपाल थे, उन्हें अब महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें मणिपुर का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। वहीं ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राज्यपाल का पद भारत में राज्य कार्यपालिका का अहम हिस्सा होता है। संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 155 के मुताबिक राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे कि अभी हालिया नियुक्तियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई हैं। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। हालांकि 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के तहत रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 156 के मुताबिक राज्यपाल का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। हालांकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब यह कि राज्यपाल के पास कार्यकाल की सुरक्षा नहीं होती, उसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद की योग्यता का प्रावधान है। राज्यपाल के पद के लिए भारत का नागरिक और 35 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल के पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के समय सरकार या आयोग की सिफारिशों को ध्यान रखा जाता है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति जिस राज्य में की जा रही है, वो व्यक्ति उस राज्य से संबंधित न हो, जिससे वो स्थानीय राजनीति से स्वतंत्र रह सके। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति के वक्त राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से मशविरा करते हैं, जिससे राज्य का प्रशासन आसानी से चल सके। मुख्यमंत्री राज्य में चुनी हुई सरकार से आते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में जिन राज्यों में मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से अलग पार्टी के होते हैं, वहां दोनों पदों के बीच विवाद ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि राज्यपाल को लगभग सभी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करना है, न कि समानांतर सरकार चलानी है। विशेषज्ञों के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 157 के प्रावधानों को रिवाइज किए जाने की जरूरत है, जिससे राज्यपाल के पद के लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स किया जा सके। वर्तमान में किसी एक राज्य में पार्टी के लिए पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। ये प्रैक्टिस किसी पद की स्वतंत्रता को सीमित करती है। आपको बता दें कि आमतौर पर किसी राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होता है। हालांकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
आइए अब देखें आज का टर्म ऑफ द डे। टर्म ऑफ द डे है श्रेणी। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का बड़ा महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के संचालन के लिए बनाए जाते थे। श्रेणियों को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था और श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों का निर्धारण किया जाता था। हर श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। ये श्रेणियां अपने नियम खुद ही बनाती थी। चलिए आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुदर्शन 400 है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बी, युद्धपोत या फिर युद्धक टैंक। अगला प्रश्न है, लेक मराकाइबो स्थित है रूस, चीन, वेनेजुएला या फिर यूएसए। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में मोइदाम्स को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ये निम्नलिखित में से किस राजवंश से ताल्लुक रखते हैं? मुगल, अहोम, चालुक्य या फिर चोल। सही जवाब है विकल्प बी यानी अहोम। अगला प्रश्न है, हाल ही में आए टाइफून गेमी ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित नहीं किया? फिलीपींस, चीन, ताइवान या फिर भारत। और सही जवाब है विकल्प डी भारत। आरबीआई ने रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस आरसीएफ फॉर द ईयर 2023-24 जारी की है। इसके मुताबिक 2026 तक भारत की डिजिटल इकोनॉमी की हिस्सेदारी जीडीपी में 20% होगी। ये हिस्सेदारी वर्तमान में जीडीपी के मुकाबले 10% है। वित्त का डिजिटलीकरण अगली जनरेशन के लिए बैंकिंग सुविधाओं को किफायती कीमतों पर मुहैया करा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत डिजिटल क्रांति में सबसे आगे है। देश ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देते हुए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी वित्तीय तकनीक को बढ़ावा दिया है। कई सारे फैक्टर्स ने भारत में इस रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है। हालांकि 2023 में भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन 55% तक था, लेकिन हालिया 3 सालों में इंटरनेट यूजर बेस 199 मिलियन तक बढ़ा है। भारत में इंटरनेट से जुड़े कुछ अन्य आंकड़ों को देखते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा की लागत औसतन सबसे कम है। भारत में प्रति जीबी एक व्यक्ति को औसतन 13.32 रुपए खर्च करने होते हैं। लेकिन मोबाइल डेटा की खपत के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। भारत में 2023 में औसतन प्रति यूजर हर माह 24.1 जीबी डेटा की खपत करता है। ऐसे ही रिपोर्ट में यूपीआई का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यूपीआई ने रिटेल पेमेंट्स में क्रांति ला दी है। इससे पेमेंट्स तेजी से और ज्यादा आसानी से हुई है। इसके अलावा डिजिटल करेंसी के दौर में भी आरबीआई आगे चल रही है। जैसे कि आरबीआई ने ई रूपी और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पायलट के तौर पर लॉन्च किया है। इसके अलावा डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में भी ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जैसी पहलें शुरू की गई हैं। इसके अलावा डिजिटलीकरण से ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी बेहतर ढंग से काम कर रहा है। रिपोर्ट में डिजिटलीकरण से जुड़ी तमाम चुनौतियों का भी जिक्र है। इसमें साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा बायस, थर्ड पार्टी रिस्क और कस्टमर प्रोटेक्शन जैसी चुनौतियां शामिल हैं। डिजिटलीकरण से मतलब है हर फ्रंट पर डिजिटल तकनीक का समावेशन। जब हम वित्तीय सेवाओं में डिजिटलीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि लेन देन और बैंकिंग जैसी सेवाओं में डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले आप बैंक की लंबी लाइन में लगकर पैसे निकालते थे, अब आपके पास एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड से आप बिना बैंक की लाइन में लगे जब चाहे अपनी सुविधा के मुताबिक अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही पहले पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाकर फॉर्म भरकर पैसे ट्रांसफर हो सकते थे। कहीं दूर भेजना हो तो मनी ऑर्डर जैसी सुविधा थी। लेकिन अब पलक झपकते ही यूपीआई, आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी सुविधाओं से मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा पहले लोगों को सरकार सब्सिडी या नगद मुहैया कराती थी, तो लाल फीताशाही और लेट लतीफी के चलते लोगों तक पैसा पहुंच ही नहीं पाता था। अब सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंचा रही है। 33वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो चुकी है। ये समर ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाले हैं। अभी तक के रिकॉर्ड्स में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल शूटिंग में मनु भाकर ने जीता। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही वे पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक की शूटिंग चैंपियनशिप में पदक जीता हो। इस इतिहास को रचने के बाद उन्होंने एक और इतिहास रचा। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड प्रतियोगिता में सरबजोत सिंह के साथ भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अभी जब मैं खबरें डिस्कस कर रहा हूं तब तक भारत ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, दोनों ही शूटिंग से हैं और दोनों ही ब्रॉन्ज हैं। भारत का ओलंपिक में पदकों का खाता भी पेरिस से ही खुला था। 1900 में ओलंपिक पेरिस में आयोजित हुए थे। इसमें भारत की तरफ से नॉर्मन पिचर्ड ने हिस्सा लिया था। वहीं स्वतंत्र भारत का पहला मेडल साल 1952 में हेलेंस्की में आयोजित ओलंपिक में केडी जाधव ने जीता था।
केडी जाधव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता। वहीं महिलाओं में ओलंपिक का पहला पदक भारत के लिए कर्णम मल्लेश्वरी ले आई थी। उन्होंने 2000 साल में सिडनी में आयोजित हुए ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में पदक जीता। ओलंपिक में गोल्ड के लिए भारत को एक लंबा इंतजार करना पड़ा था। ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल राइफल शूटिंग में अभिनव बिंद्रा लेकर आए थे। यह मेडल साल 2008 में बीजिंग में आयोजित हुए ओलंपिक में हासिल हुआ था। आपको बता दें कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। इनकी शुरुआत फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोरबाटिन के प्रयासों से हुई थी। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। 32वें समर ओलंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया था। साथ ही जुलाई 2021 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य में बदलाव किया है। नया आदर्श वाक्य है सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्यूटर, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। आप जानते हैं ओलंपिक के सिंबल के 5 रिंग्स का क्या मतलब है? ये रिंग्स दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो क्या स्टडी IQIS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए, और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। हाल ही में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक जापान के टोक्यो में आयोजित हुई। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। इस दौरान इंडो पैसिफिक में चीन की तेज होती आक्रामक गतिविधियों को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। इसमें साउथ चाइना सी में बढ़ रहे विवादों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। क्वाड क्या है, कौन इसमें शामिल है, इस पर बात करने से पहले हम एक दफा इस बैठक के कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बैठक में एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात को दोहराया गया। इसमें चीन द्वारा साउथ चाइना सी में किए जा रहे मिलिट्री यूज को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। बैठक के ज्वाइंट स्टेटमेंट में साफ कहा गया है कि इंडो पैसिफिक को एक ऐसा क्षेत्र बनाने की इच्छा है जिसमें न ही कोई एक देश किसी पर हावी हो, न ही किसी एक देश का प्रभुत्व हो। कुल मिलाकर देशों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन की बात कही गई है। हर देश हर तरह के दबाव से मुक्त हो और अपने भविष्य के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। बैठक में इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम को हिंद महासागर तक एक्सपेंड करने की बात कही गई है। इसका मकसद है कि रणनीतिक तौर पर अहम मैरीटाइम वाटर्स की मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। इसके लिए आइलैंड नेशन पलाऊ में एक ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क की स्थापना की बात कही गई है। इसके अलावा आतंकवाद को लेकर भी एक क्लियर कट मैसेज दिया गया। क्वाड के देश अपने नियंत्रण वाली जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद जैसी गतिविधियों के लिए न होने दें। इसके अलावा वैश्विक मुद्दे जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा और म्यांमार संकट को लेकर भी चर्चा हुई। क्वाड का स्टैंड इन सभी मुद्दों पर शांतिपूर्ण समझौते का है। आपको बता दें, क्वाड समान सोच वाले लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका मकसद एक फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन सुनिश्चित करना है। हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक चीन की विस्तारवादी नीतियों से इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना इसके मकसद में शामिल है। क्वाड की सबसे पहले संकल्पना 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने दी थी। हालांकि यह अपने अस्तित्व में 2017 में आया। क्वाड का पहला औपचारिक सम्मेलन 2021 में वर्चुअली आयोजित किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से खबरों में हैं। दरअसल एक्साइज पॉलिसी स्कैम में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर फैसले को रिजर्व कर लिया है। साथ ही इस मामले में CBI द्वारा दायर की गई चार्जशीट में एक्साइज पॉलिसी स्कैम का सूत्रधार अरविंद केजरीवाल को बताया गया है। CBI के मुताबिक अगर उन्हें जमानत दी गई तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, चार्जशीट एक फाइनल रिपोर्ट होती है जिसे पुलिस ऑफिसर या जांच एजेंसियों द्वारा किसी मामले की पूरी जांच के बाद तैयार किया जाता है। चार्जशीट तैयार होने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज इसे मजिस्ट्रेट को भेजता है। मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट में दर्ज अपराधों पर नोटिस लेने की शक्ति होती है। चार्जशीट में मामले से जुड़ी हर छोटी से छोटी जरूरी सूचना दर्ज की जाती है, जैसे अरेस्ट कब किया गया, कस्टडी में कब ले आया गया, किए गए अपराध और लिए गए एक्शन से जुड़े सभी सवालों के जवाब चार्जशीट में होते हैं।
चार्जशीट इतनी जरूरी रिपोर्ट होती है कि इसके बिना आपराधिक कार्यवाही शुरू ही नहीं हो सकती। इसके जरिए ही दोषी व्यक्ति को पता चलता है कि उस पर कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। चार्जशीट को दोषी के खिलाफ 60 से 90 दिनों के भीतर दायर करना जरूरी होता है। प्रेस्क्राइब्ड समय सीमा के भीतर चार्जशीट दायर न होने पर दोषी को जमानत मिल सकती है। आपको बता दें कि एफआईआर और चार्जशीट दो अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं। एफआईआर किसी मामले में लिखी गई पहली रिपोर्ट होती है, वहीं चार्जशीट को पूरे मामले की जांच के बाद दायर किया जाता है। चलिए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है यवन प्रिय। दरअसल भारतीय काली मिर्च को यूनान और रोम वासियों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। यूनान और रोम में इसकी बहुत मांग थी। काली मिर्च को किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। इसका ओरिजिन भारत के केरल में है। काली मिर्च के पेड़ को पाइपर नाइग्रम के नाम से जानते हैं। इसमें लगने वाली बेरीज को सुखाकर काली मिर्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब समय है बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने का। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलने वाला यवन प्रिय शब्द द्योतक था, हाथी दांत का, काली मिर्च का, भारतीय मलमल का या फिर भारतीय भाषा का। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक का दर्जा किसने हासिल किया? जिया राय, माना पटेल, शिवानी कटारिया या फिर आरती साहा। आइए देखिए पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था सुदर्शन 400 है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बी, युद्धपोत या फिर युद्धक टैंक। सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था लेक मराकाइबो स्थित है रूस, चीन, वेनेजुएला या फिर यूएसए, और सही जवाब है वेनेजुएला, विकल्प सी। इजराइल फिलिस्तीन मसले पर एक बड़ी खबर आ रही है। हमास ने खुद बयान दिया है कि उसके टॉप लीडर इस्माइल हनिया की ईरान में मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह इजराइल की कार्रवाई है। हालांकि इजराइल की तरफ से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी इस मौत को सही माना है। ईरान की इस फोर्स ने इसके पीछे इजराइल का हाथ बताया है। इस्माइल हनिया दरअसल तेहरान में ही थे जब उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पदभार ग्रहण करने के समारोह में शामिल होने तेहरान आए थे। वैसे वे कतर में रहकर हमास के ऑपरेशन संभाल रहे थे। इजराइल ने न ही इस मामले पर अपनी स्वीकृति दी है, लेकिन न ही इनकार किया है। आमतौर पर इजराइल ऐसे मामलों पर चुप्पी ही साध लेता है, लेकिन ईरान इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहा है। वजह केवल हमास से ईरान की नज़दीकी भर नहीं है, बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में हुए इस हत्याकांड को लेकर ईरान को चिंता ये भी है कि ये हत्या उसके घर में हुई है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया था, लेकिन वैसे ईरान इजराइल के साथ प्रॉक्सी वार का खेल जारी रखता है। इस खेल के लिए ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है। हमास ईरान के इसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हमास, हिजबुल्लाह और हौती जैसे विद्रोही समूह शामिल हैं। इन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है और ये अलग अलग देशों में बैठकर इजराइल पर अटैक करते हैं। हमास फिलिस्तीन में, हिजबुल्लाह लेबनान में और हौती यमन में बैठकर इजराइल को निशाना बनाते हैं। इन ग्रुप्स के जरिए होने वाले हमलों को ही प्रॉक्सी वॉर का नाम दिया जाता है। यमन स्थित हौती विद्रोहियों का समूह रेड सी में यूएसए और इजराइल के कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाते हैं। बता दें कि हमास फिलिस्तीन के लोगों के लिए काम करने वाला एक इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट है, जो इजराइल की जगह एक इस्लामिक राज्य की स्थापना चाहता है। हमास तो इजराइल के अस्तित्व को ही नकारता है। हमास इजराइल को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमास इजराइल पर किए जाने वाले अपने हमलों को फिलिस्तीन के लोगों पर किए गए इजरायली क्राइम्स के खिलाफ रिस्पॉन्स मानता है। भारत ग्लोबल साउथ समिट के 3rd एडिशन की मेजबानी अगस्त 2024 में करने जा रहा है। वर्चुअल मोड में आयोजित होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आधिकारिक तौर पर इस सम्मेलन को समिट ऑफ ग्लोबल साउथ या वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहते हैं। पहली बार इस समिट का आयोजन हुआ था जनवरी 2023 में भारत में ही। इस समिट के आयोजन से भारत का मकसद था ग्लोबल साउथ के देशों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मुहैया कराना। इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। समिट का दूसरा सम्मेलन हुआ नवंबर 2023 में। दूसरे सम्मेलन की थीम रखी गई थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन्स ट्रस्ट। इसी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। ये सेंटर ग्लोबल साउथ के देशों के विकास और आपस में ज्ञान साझा करने के मकसद से काम करता है। देखिए, ग्लोबल साउथ के देश भौगोलिक तौर पर हमेशा से थे, लेकिन अवधारणा के तौर पर इन देशों की मांगों को समझने का काम अब जाकर शुरू हुआ है। इस शब्द को सबसे पहले 1969 में राजनीतिक चिंतक कार्ल
ओग्लेस्बी ने कॉइन किया था। उन्होंने वियतनाम युद्ध का कारण उत्तर के देशों का ग्लोबल साउथ पर ऐतिहासिक तौर पर रहे प्रभुत्व को बताया था। ग्लोबल साउथ में आमतौर पर वे देश शामिल हैं जिन्हें विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। ये देश आमतौर पर दुनिया के सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ये देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। इन देशों में गरीबी, आय में ज्यादा असमानता, कम जीवन प्रत्याशा और जीवन की कठिन परिस्थितियां मौजूद हैं। वहीं ग्लोबल नॉर्थ से मतलब है अमीर और विकसित देशों से। ये देश आमतौर पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। ये देश उत्तर अमेरिका, यूरोप और ओशनिया से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल साउथ की अवधारणा भौगोलिक से कहीं ज्यादा जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक है। ग्लोबल साउथ के दो बड़े देश भारत और चीन तो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में हैं। वर्तमान में ग्लोबल साउथ के देशों ने राजनीतिक और आर्थिक तौर पर तेजी से प्रगति की है। वर्तमान दौर को एशियन सेंचुरी और पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा है। आंकड़ों की माने तो 2030 में दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 3 ग्लोबल साउथ से ही होंगी। इन अर्थव्यवस्थाओं में चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया शामिल होंगे। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ग्लोबल साउथ के देशों के मुखिया के तौर पर भारत ने अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है? पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जोर शोर से हो रहा है। इससे जुड़ी जरूरी खबरों को मैं लगातार आपसे न्यूज एट 9 में डिस्कस कर रहा हूं। हालिया खबर यह आ रही है कि ओलंपिक में आयोजित होने वाली ओलंपिक मेंस ट्रायथलॉन प्रतियोगिता को पोस्टपोन कर दिया गया है। जिस पेरिस ओलंपिक की तैयारियां सालों से चल रही हैं, उसमें आयोजित होने वाली एक बेहद अहम प्रतियोगिता को जिस वजह से पोस्टपोन किया गया, या अभी के लिए आप इसे रद्द ही समझिए, उसकी वजह क्या है? वजह है पेरिस में बहने वाली सीन नदी के जल में प्रदूषण का स्तर। सीन नदी के जल में ई कोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया का स्तर बढ़ गया है। ई कोलाई इंसानों और जानवरों की आंत में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। इसके ज्यादातर स्ट्रेन इंसानों के लिए हार्मलेस हैं, हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ स्ट्रेन इंसानों को बीमार बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इससे डायरिया और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकते हैं। पेरिस ओलंपिक्स के आयोजकों और विश्व ट्रायथलॉन संगठन ने एथलीट्स के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने से इनकार कर दिया है। दरअसल ट्रायथलॉन एक मल्टी स्पोर्ट दौड़ है, तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ का मिक्स। इसका तैराकी वाला हिस्सा सीन नदी में आयोजित होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर हुई जांच में पानी को एथलीट्स के लिए अनफिट पाया गया। पेरिस सिटी ऑफिशियल्स ने इन गेम्स के आयोजन से पहले इस नदी को साफ करने के लिए लगभग $1.5 बिलियन खर्च किए थे, लेकिन जाहिर है कि ये फंड सीन नदी के पानी में ही स्वाहा हो गया। बता दें कि लॉयर नदी के बाद सीन फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सीन नदी लैंग्रेस पठार से निकलती है और इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की ही एक शाखा है जो फ्रांस के उत्तरी हिस्से को दक्षिणी इंग्लैंड से अलग करती है। सीन फ्रांस की बड़ी ऐतिहासिक नदी है। इस पर बने कई ब्रिज तो 17वीं सदी तक के हैं। सीन नदी का फ्रांस की राजधानी पेरिस से ऐसा रिश्ता है कि लोग पेरिस को सीन और उस पर बने ब्रिजेस के लिए जानते हैं। केरल के वायनाड ने इन दिनों भीषण लैंडस्लाइड का सामना किया है और इस आपदा में कई लोग बेमौत मारे गए हैं। इसरो ने लैंडस्लाइड को लेकर एक एटलस जारी किया था, जिसमें लैंडस्लाइड की वल्नरेबिलिटी के मामले में वायनाड उच्च स्तर पर था। लैंडस्लाइड एटलस में 17 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों की 147 जिलों की सूची में वायनाड 13वें नंबर पर था। लैंडस्लाइड एटलस में उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर है। लैंडस्लाइड या भूस्खलन से मतलब है गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के चलते चट्टान, मलबे या पृथ्वी के एक समूह का ढलान से नीचे खिसकना। तीव्र ढलान वाले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र भूस्खलन के खतरों के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। लैंडस्लाइड के कारणों की बात करें तो प्राकृतिक कारणों में तो भूकंप और भारी वर्षा आते हैं। इसके अलावा मानवीय कारणों में अवसंरचना विकास, माइनिंग, असतत पर्यटन और निर्वनीकरण शामिल है। वैज्ञानिक वायनाड लैंडस्लाइड के पीछे कई कारणों को वजह मान रहे हैं, जैसे वनों का खत्म होना, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक खनन। देखिए 2021 और 2022 में लैंडस्लाइड्स को लेकर हुए अध्ययन के मुताबिक पश्चिमी घाट में वन लगातार खत्म हो रहे हैं। इससे ये एरिया भारी वर्षा का शिकार हो रहा है और इससे इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड की बढ़ोतरी हो रही है। एक दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। देखिए जलवायु परिवर्तन के चलते अरब सागर बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे इसके ऊपर डीप क्लाउड सिस्टम बन जाता है। ये डीप क्लाउड सिस्टम बहुत कम वक्त में बहुत तेज बारिश के लिए जिम्मेदार है, जिससे इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा है। सरकार ने पर्यावरणविद माधव गाडगिल की अध्यक्षता में वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल गठित किया था, जिसने वायनाड हिल रेंज को इकोलॉजिकली सेंसिटिव घोषित करने की सिफारिश की थी। साथ ही इस क्षेत्र में माइनिंग और नए थर्मल प्लांट्स पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की गई थी।
लेकिन इतने लंबे वक्त के बाद भी इस पैनल की सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे, और आज का टर्म ऑफ द डे है तिनकठिया पद्धति। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये व्यवस्था तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी और ये व्यवस्था ही चंपारण सत्याग्रह की नींव बनी थी। दरअसल 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया, जिससे भारतीय नील की मांग यूरोपियन बाजारों में खत्म हो गई। इसलिए चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। कायदे से ऐसी स्थिति में किसानों को आसानी से इस व्यवस्था से फ्री कर देना चाहिए था, लेकिन यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों की इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहा और इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करने के एवज में उनसे लगान और मनमाने करों की मांग की गई, जो कि गैर जायज थी। लंबे वक्त तक इस शोषण को झेल रहे किसानों का गुस्सा हमें इतिहास में चंपारण सत्याग्रह के तौर पर दिखता है। चंपारण भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, ई कोलाई इंसानों और जानवरों की आंतों में पाया जाने वाला वायरस है। इसके सभी स्ट्रेन इंसानों के लिए हानि रहित होते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन भारत में किया गया था। ओरोपाउच फीवर एक वायरस जनित रोग है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलने वाला यवन प्रिय शब्द द्योतक था। हाथी दांत का, काली मिर्च का, भारतीय मलमल का या फिर भारतीय भाषा का। और सही जवाब है विकल्प बी, यानी काली मिर्च का। और अगला प्रश्न था, हाल ही में दुनिया के सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक का दर्जा किसने हासिल किया? जिया राय, माना पटेल, शिवानी कटारिया या फिर आरती साहा। सही जवाब है विकल्प ए, जिया राय। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर आज एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल कोर्ट ने राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर दिए गए कोटे के अंदर कोटा बनाने की मंजूरी दी गई है, यानी कोटे के अंदर कोटा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 6-1 से यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक ऐतिहासिक साक्ष्य संकेत देते हैं कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं हैं, इसलिए आरक्षण देते वक्त इनके भीतर कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। देखिए, एससी और एसटी के भीतर भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण मिलने के बावजूद भी उस स्तर का विकास नहीं हो पाया है। इसलिए अगर राज्यों को यह शक्ति हो कि वे एससी और एसटी के भीतर भी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, तो ये विकास ज्यादा समावेशी हो सकेगा। कोर्ट ने इस फैसले में 2004 के ईवी चिनैया मामले में 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलटा है। इसमें कहा गया था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए एससी की उपश्रेणी बनाने का अधिकार नहीं है। दरअसल 1975 में पंजाब ने अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले आरक्षण को 2 कैटेगरीज में बांट दिया था। पहली कैटेगरी में वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदाय शामिल था। दूसरी कैटेगरी में बाकी की अनुसूचित जातियां शामिल थीं। ये प्रावधान 30 सालों तक लागू भी रहा, लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट के ईवी चिनैया मामले के फैसले से इस पर रोक लग गई। देखिए, तब सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि संविधान ने ऐतिहासिक तौर पर कुछ जातियों को पिछड़ा माना है और उन्हें अनुसूचित जाति के तौर पर वर्गीकृत किया है। इन्हें एक होमोजेनस यानी समवर्ग माना जाता रहा है। कोर्ट ने यह भी तर्क दिया था कि अगर अनुसूचित जातियों के भीतर वर्गीकरण किया जाएगा तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन हालिया फैसला इसके उलट है। एक मायने में बहुत लंबे वक्त से चली आ रही आरक्षण की व्यवस्था का तार्किक तौर पर यह वर्गीकरण है। यह एकदम ठीक है कि सभी अनुसूचित जातियां और जनजातियां समान तौर पर पिछड़ी नहीं हैं। ऐसे में अगर ज्यादा पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन में ज्यादा सीट्स मिलेगी तो रिजर्वेशन का असल मकसद पूरा हो सकेगा। हम अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण देखते हैं, जैसे एसटी में मीणा कई अनुसूचित जनजातियों में से सामाजिक आर्थिक तौर पर आगे हैं। अब अगर इन्हें समवर्ग के तौर पर ट्रीट किया जाएगा तो यह आरक्षण के असली मकसद को कैसे पूरा कर सकेगा। 2024 में पृथ्वी का ओवरशूट डे 1 अगस्त को पड़ रहा है। इस दिन की घोषणा हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर की जाती है। देखिए, इस दिन से मतलब उस तारीख से है जब इंसानों द्वारा उन सभी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का उपयोग कर लिया जाता है जिन्हें पृथ्वी 1 साल में रीजनरेट करती है। अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा सबसे पहले यूके के थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रयू सिम्स ने दी थी। इस दिन की गणना करने के लिए पृथ्वी की बायो कैपेसिटी को ह्यूमैनिटी के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से डिवाइड किया जाता है।
आउटकम को 365 से मल्टीप्लाई करके अर्थ ओवरशूट डे की डेट हासिल की जाती है। बायो कैपेसिटी से क्या मतलब है? बायो कैपेसिटी से मतलब है किसी शहर, क्षेत्र या देश की बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड और सी एरिया से है। इसमें फॉरेस्ट लैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स, क्रॉप लैंड, फिशिंग ग्राउंड्स और बिल्टअप लैंड को भी शामिल किया जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में जनसंख्या की उन मांगों को शामिल किया जाता है जो प्लांट बेस्ड फूड और फाइबर प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक एंड फिश प्रोडक्ट्स, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स शहरी अवसंरचना के लिए जरूरी क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। साथ ही जीवाश्म ईंधनों से होने वाले कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी फॉरेस्ट को भी इसमें शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर ये समझिए कि इस साल यानी 2024 में अर्थ ओवरशूट डे 1 अगस्त को मनाया जा रहा है। मतलब ये कि पृथ्वी साल भर में जितना रीजनरेट करेगी उतना पृथ्वी के लोग अगस्त की पहली तारीख तक निपटा कर बैठे हुए हैं। ये दिन इंसानों को ये याद दिलाता है कि पृथ्वी की रीजनरेट करने की क्षमता सीमित है, इसलिए सोच समझकर संसाधनों को खर्च करें। लेकिन इसी बैलेंस को बिठाने में दुनिया भर के देश तमाम तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत की ही बात कर लें तो यहाँ बढ़ती जनसंख्या है, तेजी से हो रहा शहरीकरण है, भारत पानी की कमी का सामना कर रहा है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं भारत में हैं, कृषि क्षेत्र पानी की कमी, हीट वेव्स और बेमौसम बारिश का सामना कर रहा है, बाढ़ और सूखा जैसी आपदाएं न केवल अवसंरचना को प्रभावित कर रही हैं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नकारात्मक तौर पर प्रभावित कर रही हैं। हीट स्ट्रेस के चलते भारत में जॉब्स में भी कमी आ रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, नेशनल वाटर मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मनरेगा जैसी योजनाओं पर काम कर रही है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो क्या स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। दिव्यांगता किसी के जीवन का एक सबसे कड़वा अनुभव होता है। एक स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति शायद ही कभी सोचे कि मुझे दिव्यांगता हो। पुराने वक्त में तो लोग दिव्यांगता को पिछले जन्म के बुरे कर्म बता देते थे। वक्त बदला, लोगों की सोच में परिवर्तन आया और दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास होने लगे। इसके लिए दिव्यांग लोगों को रिजर्वेशन दिया जाने लगा कि लोग अपने जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से जीने के लिए जॉब हासिल कर सकें। लेकिन ये कुछ लोगों को सफल होने का शॉर्टकट दिखाई दिया और उन्होंने दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने से भी गुरेज नहीं किया। हाल ही में एक ऐसा मामला आया था, IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले में ये देखने को मिला था। उन्होंने फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के जरिए सिलेक्शन ले लिया। इस पूरे केस को मीडिया में तवज्जो मिलने के बाद अब जाकर सरकार इस मामले में सख्त हुई है। सरकार रूल्स ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट RPWD एक्ट ऑफ 2016 में संशोधन का ड्राफ्ट पेश कर चुकी है। नए बदलावों में मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए पहचान पत्र, मेडिकल अथॉरिटी के इन्वॉल्वमेंट जैसे कंपल्सरी प्रोविजंस के चलते प्रोसेस को लंबा बनाया गया है। इन संशोधित नियमों में दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र अनिवार्य तौर पर सबमिट करना होगा। इसके अलावा एक फोटो जो कि 6 महीने से कम पुराना हो। इन संशोधनों में केवल मेडिकल अथॉरिटीज को दिव्यांगता के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अथॉरिटी दी गई है। इसके अलावा हर एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए समय को 1 से बढ़ाकर 3 माह किया गया है। देखिए, ये चेंजेस तो अभी ड्राफ्ट के तौर पर पब्लिक के ओपिनियन के लिए रखे गए हैं, अभी इन्हें फाइनल नहीं किया गया है। लेकिन दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले एक्टिविस्ट्स मानते हैं कि इससे फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर शायद ही रोक लगे। लेकिन वास्तविक तौर पर इस सर्टिफिकेट के जरूरतमंद लोगों को जरूर चुनौतियों का सामना करना होगा। बीते साल सरकार ने सभी दिव्यांगजनों के लिए UDID कार्ड को अनिवार्य किया था। UDID का मतलब है एक यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मकसद दिव्यांगता से ग्रसित लोगों का एक राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करना है। नए संशोधनों में सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए कलर कोडेड UDID का प्रावधान किया है। 40% से कम दिव्यांग व्यक्ति को सफेद UDID कार्ड, ऐसे ही 40 से 80% के बीच दिव्यांग व्यक्ति को पीला कार्ड
और 80% से ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति के लिए नीले कार्ड का प्रावधान किया गया है। यूके की नई गठित संसद में न्यू इंडिया ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप गठित किया गया है, जिससे भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय संबंधों को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हेल्थ केयर और शिक्षा शामिल हैं। इस नए क्रॉस पार्टी पैनल की अध्यक्षता हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सांसद करण बिलिमोरिया और ब्रिटिश सिख लेबर पार्टी के एमपी जीवन सांदर के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। इस पैनल का मकसद दोनों देशों की संसद के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके जरिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके जरिए पीपल टू पीपल लिंक के जरिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात की जा रही है। 1928 में बना ब्रिटिश इंडिया थिंक टैंक इसमें सचिवालय के तौर पर काम करेगा। आपको बता दें कि यूके में 18 जुलाई से 17 अगस्त के बीच साउथ एशियन हेरिटेज मंथ के तौर पर भी मनाया जाता है। दरअसल 18 जुलाई 1947 को ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज षष्ठम से मंजूरी मिली थी। ऐसे ही 17 अगस्त 1947 के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय की गई थी। इस साल के लिए इस हेरिटेज मंथ की थीम फ्री टू बी मी रखी गई है। देखिए, ब्रिटेन ने दक्षिण एशिया के तमाम देशों पर शासन किया है, इसलिए ब्रिटेन के इतिहास का संबंध कई दक्षिण एशिया के देशों से है। यह हेरिटेज मंथ ब्रिटेन के इतिहास को हाईलाइट करने के लिए ही है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है वट की रुतल। ये एक प्रथा थी जो कि संगम काल में प्रचलित थी। यह आमरण अनशन करने का एक तमिल अनुष्ठान था। यह युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु को वर्ण करने का एक तरीका था। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, पीएम प्रणाम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत है। इसके तहत उर्वरकों के सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष? आइए देखें, पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई कोलाई इंसानों और जानवरों की आंतों में पाया जाने वाला वायरस है। इसके सभी स्ट्रेन इंसानों के लिए हानिरहित होते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। और सही जवाब है विकल्प। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन भारत में किया गया था। ओरोपाउच फीवर एक वायरस जनित रोग है। सही कथनों का चुनाव करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी, एक और दो दोनों। कहा जाता है कि भारत में धर्म के बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर्स क्रिकेट के हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर्स को लोग क्रिकेट के भगवान का दर्जा देते हैं। क्रिकेटर्स की एक झलक, एक ऑटोग्राफ के लिए उनके फैंस की लाइन लगी रहती है। और क्रिकेट के प्रति ये दीवानगी केवल एक उम्र के लोगों के बीच ही सीमित नहीं है, ये हर उम्र के लोगों में पाई जाती है। जब क्रिकेटर्स को मीडिया और लोगों का ज्यादा अटेंशन और प्यार मिलता है तो जिम्मेदारियां भी बड़ी तय हो जाती हैं। मसलन उन्हें अपने बिहेव में वो चीजें करने से बचना चाहिए जिसे लोग अपना आदर्श मानकर फॉलो करें तो नुकसान ना हो। लेकिन कितने क्रिकेटर्स ऐसा करते हैं? क्रिकेटर्स कोक से लेकर गुटखा और अल्कोहल तक के सरोगेट एडवर्टीजमेंट करते हुए पाए जाते हैं। मार्केटिंग और फाइनेंस की दुनिया के लोग कह सकते हैं कि ये उनका पैसा बनाने का तरीका है, पर सवाल ये है कि जिस पद पर आप हैं उसके साथ केवल फेम ही नहीं मिलता, साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। क्या केवल पैसा बनाने के लिए आप एक पीढ़ी को शराब और गुटखा खाने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जब खेल से जुड़े स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा करते हैं तो नई जनरेशन के लोग बिना दिमाग लगाए ये मान लेते हैं कि इन मामलों के साथ भी बॉडी हेल्थ फिट रह सकती है। इस बात को समझते हुए भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI को खिलाड़ियों द्वारा तंबाकू और शराब से संबंधित उत्पादों के सरोगेट ऐड को रोकने के लिए उपाय करने को कहा है। इस पूरी खबर को समझने के लिए ये समझिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को रोकने की बात कही है। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट से मतलब यह है कि कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिन पर लीगली और सोशली बैन होता है, लेकिन इन बैन से बचने के लिए कुछ एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन दरअसल उन ब्रांड्स का ऐड करते हैं जो इन उत्पादों को बनाती हैं, जिससे इन ब्रांड्स के बारे में अवेयरनेस बढ़े। या कई बार ऐसे उत्पादों को दिखाया जाता है जो बैन उत्पादों से मिलते जुलते हों। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक खिलाड़ी, खासतौर पर क्रिकेटर, समाज के लिए रोल मॉडल होता है। ये तो स्वास्थ्य, सक्रिय और प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल को बढ़ावा देते हैं।
आईपीएल जैसे क्रिकेट आयोजनों के दौरान मशहूर क्रिकेटर्स और अभिनेताओं द्वारा तंबाकू और शराब से जुड़े उत्पादों के विज्ञापन देखना निराशाजनक है। ये शख्सियतें देश भर के लाखों युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि एंटी टोबैको डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करवाया जाए, स्टेडियम्स में इस तरह के प्रमोशंस ना हो, ऐसे इवेंट्स जहां पर बीसीसीआई आयोजक है या पार्टनर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इससे युवाओं के बीच तंबाकू उत्पादों के प्रयोग में तो कमी आएगी ही, खिलाड़ियों की छवि भी सकारात्मक होगी। साथ ही खेलों में उच्च स्तर की ईमानदारी और जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। हाल ही में यूएसए और रूस के बीच एक बड़ा प्रिजनर स्वैप यानी कैदियों की अदला बदली हुई है। इस स्वैपिंग को तकरीबन 24 व्यक्ति अपने अपने घरों में पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि पोस्ट सोवियत यानी कि सोवियत संघ के टूटने के बाद हुई सबसे बड़ी अदला बदली है। इस स्वैपिंग में यूएसए के नागरिक और पत्रकार जो रूस की जेल में बंद थे, दूसरी तरफ रूस के नागरिक और पत्रकार जो यूएसए और पश्चिमी देशों की जेल में बंद थे, उन्हें रिहा किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेर्शकोविच, मिशिगन के कॉर्पोरेट सुरक्षा कार्यकारी पॉल वेलन को भी रिहा किया गया है। रूस के 8 नागरिक जो यूएसए समेत अन्य पश्चिमी देशों जैसे जर्मनी, स्लोवेनिया और नॉर्वे की जेल में बंद हैं, उन्हें भी रिहा किया गया है। बंदियों की रिहाई तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट पर आयोजित हुई थी। देखिए, तुर्की एक ऐसा देश है जो नाटो देशों का महत्वपूर्ण सहयोगी और सदस्य है। बावजूद इसके ये देश पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में सहयोग नहीं देता है। इसी वजह से तुर्की के रूस समेत पश्चिमी देशों से भी अच्छे रिश्ते हैं। इसके चलते स्वैपिंग में तुर्की ने एक अहम भूमिका निभाई है। देखिए, ये समझौता रूस और यूएसए के रिश्तों के लिए बेहद अहम है। रूस और पश्चिमी देशों के रिश्ते अच्छी स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में प्रिजनर स्वैपिंग जैसे मानवीय कारणों के लिए इन देशों का एक पेज पर आना एक बड़ा मूव माना जा रहा है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो क्या स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए, और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक याचिका के मद्देनजर जारी की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है। ये याचिका ट्रांसजेंडर्स, गे और वीमेन सेक्स वर्कर्स के ब्लड डोनेशन पर लगी रोक के मद्देनजर लाई गई है। कोर्ट ने इस मामले पर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल दोनों से जवाब मांगा है। इन दोनों संस्थाओं ने साल 2017 में गाइडलाइंस फॉर ब्लड डोनर सिलेक्शन एंड ब्लड डोनर रेफरल 2017 जारी की थी। इन गाइडलाइंस के क्लॉज 12 की वैलिडिटी पर सवाल उठाया गया है। क्लॉज 12 के मुताबिक ब्लड डोनर को उन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए जो रक्तदान से फैलती हैं। ब्लड डोनर को HIV, हेपेटाइटिस B या C संक्रमण का रिस्क नहीं होना चाहिए, जैसे कि ट्रांसजेंडर, गे और वीमेन सेक्स वर्कर आदि। याचिका के मुताबिक ये गाइडलाइंस संविधान द्वारा दिए गए गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार और समानता का उल्लंघन है। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब इस प्रोविजन पर सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले पे साल 2023 में भी एक याचिका दायर की गई थी। तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने रिस्पॉन्स में कहा था कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ट्रांसजेंडर, गे और वीमेन सेक्स वर्कर को हेपेटाइटिस B और C और HIV होने का रिस्क ज्यादा होता है। आपको बता दें कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है जो 35 HIV एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण सोसाइटीज के माध्यम से भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को लीड करता है। देखिए, भारत में 1986 में एड्स का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन किया गया। फिर जब इस बीमारी के मामले भारत में बढ़ने लगे तो 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया और इसी कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी NACO का गठन किया गया था। इस बार ओलंपिक गेम के बजाय अन्य कई कारणों से मशहूर हो रहा है। पेरिस ओलंपिक में हाल ही में एक फाइट जेंडर इश्यू बन गया है।
दरअसल अल्जीरिया की महिला बॉक्सर ईमान खलीफ के खिलाफ उतरी थी इटली की महिला बॉक्सर एंजेलिना करीनी, लेकिन एंजेलिना करीनी ने खलीफ के खिलाफ रिंग में उतरने के 46 सेकंड बाद ही मुकाबला छोड़ दिया। वजह उन्हीं के एक स्टेटमेंट से जान लीजिए। मैच से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान बचानी पड़ी। 30 सेकंड के भीतर ही खलीफ के चेहरे पर पंच खाने के बाद करीनी अपना हेडगियर ठीक करने कोच के पास पहुंची। दोबारा मुकाबला शुरू होने के चंद सेकंड के भीतर ही वो अपने कॉर्नर में लौट आई और लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद जैसे ही खलीफ को विजेता घोषित किया गया, करीनी ये कहते हुए सुनाई दी कि ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, इस स्टेटमेंट के पीछे की कहानी ये है कि अल्जीरिया की महिला बॉक्सर ईमान खलीफ को पहले भी कई बार मेडिकल टेस्ट में पुरुष माना गया है, लेकिन वे महिला के तौर पर महिला कैटेगरी में लड़ती हैं। 25 साल की बॉक्सर ईमान खलीफ अल्जीरिया की तियारेत की रहने वाली हैं। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर खलीफ ने अब तक 50 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ 9 हारी हैं। इससे पहले नई दिल्ली में आयोजित चैंपियनशिप में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया था। टेस्ट के दौरान उनमें पुरुषों के क्रोमोसोम्स पाए गए थे। हालांकि अल्जीरिया ओलंपिक कमेटी ने इस फैसले पर कहा था कि खलीफ को मेडिकल वजहों से हटाया गया। इस पूरे मामले में कई बयान सामने आए हैं, जैसे कि लेखिका जेके रॉलिंग का कहना है कि इस फाइट में सरेआम एक पुरुष द्वारा महिला को पीटा जा रहा है और मर्दवादी संस्था के लिए खेलने वाला ये पुरुष जानता है कि उसे संरक्षण मिलेगा। वहीं ओलंपिक का आयोजन करने वाली संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का इस पर कहना है कि ईमान खलीफ के पासपोर्ट पर लिखा है कि वे महिला हैं और ये उनकी महिला कैटेगरी से खेलने के लिए काफी है। इस मैटर पर लगभग हर इश्यू की तरह दो धड़े हैं, एक वो जो ईमान खलीफ के समर्थन में है, दूसरे वो जो इसे जेंडर इश्यू मान रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर ओलंपिक के एलिजिबिलिटी टेस्ट के मानकों की सारी डिटेल्स पब्लिक होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है अर्घट्टा। अर्घट्ट या अर्घट्टा मध्यकाल में प्रचलित भूमि की सिंचाई के लिए यूज होने वाला वाटर व्हील या जल चक्र था। इसमें कुओं से पानी ऊपर खींचकर निकाला जाता था, फिर इसे खेतों की सिंचाई के लिए यूज करते थे। यह एक यंत्र के जैसा होता था। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों को देखने की। पहला प्रश्न है, हाल ही में रूस और पश्चिमी देशों के बीच बंदियों की अदला बदली हुई थी। ये अदला बदली किस देश की मध्यस्थता से संपन्न हुई? तुर्की, इजराइल, जर्मनी या फिर भारत? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। अर्घट्ट मध्यकाल में प्रचलित भूमि की सिंचाई के लिए यूज होने वाला यंत्र था। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, पीएम प्रणाम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत है। इसके तहत उर्वरकों के सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प सी। हाल ही में प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष? इसका सही जवाब है विकल्प ए।